please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। इस नए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स समेत ऐसे कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। क्या है ये बदलाव, आइए जानते हैं। टैक्स पेयर्स को 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का सीधा फायदा मिलेगा। 15,000 रुपए मेडिकल रीइंबर्समेंट और 19,200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस सुविधा सरकार ने वापस ले ली है। इनकम टैक्स पर 3% की जगह 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है तो सेस 125 रुपए ज्यादा लगेगा। 15 लाख की टैक्सेबल इनकम पर देनदारी 2,625 रुपए बढ़ जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस जमा पर 50,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा। अभी तक 10,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री था। इलाज के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो गई है। अभी 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 60,000 और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 80,000 रुपए थी। सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी अगर 1 साल से ज्यादा के लिए है तो हर साल समान अनुपात में प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में जमा पर 8% का निश्चित ब्याज मिलता है। 1 साल से ज्यादा के निवेश में मुनाफे पर 10% टैक्स और इस पर 4% सेस लगेगा। अभी तक लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स नहीं था। 1 साल में कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशक को डिविडेंड देते वक्त ही टैक्स की रकम काटेगी। टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी निवेशक की नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। गाड़ी में रखे माल की कीमत 50,000 रुपए से कम है तो बिल नहीं चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एनपीएस से पैसे निकालेंगे तो 40% हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक ये सुविधा वेतन भोगियों के लिए थी। एसबीआई ने बैंक खाते में एवरेज मंथली बैलेंस ना होने पर लगने वाला चार्ज कम कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में शुल्क 50 रुपए की जगह 15 रुपए और गांव कस्बों में 40 की जगह 10 रुपए होगा। इस शुल्क पर 18% जीएसटी भी लगेगा। और चलिए अब बात करते हैं ई-वे बिल की। व्यवस्था आज से लागू हो रही है। सरकार ने कारोबारियों और ट्रांसपोर्टर्स को ई-वे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो अब तक इस पर करीब 11 लाख कारोबारी रजिस्टर भी हो चुके हैं। वित्त सचिव हसमुख अढ़िया की माने तो जीएसटी नेटवर्क ई-वे बिल के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले सरकार ने 1 फरवरी से ई-वे बिल लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया था। तो ई-वे बिल को लेकर कारोबारियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। जो ई-वे बिल की व्यवस्था लागू होने जा रही है, ऐसा नहीं कि हर वक्त हर जगह आपको ये बिल दिखाना जरूरी होगा। दरअसल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा है तभी आपको ई-वे बिल दिखाना जरूरी है या फिर जनरेट करना जरूरी है। मान लिया जाए एक ही राज्य के भीतर एक जगह से दूसरे जगह सामान जा रहा है, तब आपको ई-वे बिल देना जरूरी नहीं है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको खास तौर से इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाकर के आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। आपके पास जीएसटीआईएन नंबर है, उसके जरिए जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप खुद को एनरोल करके आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। आपके सामान की कीमत अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तभी आपको ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। इस 50,000 रुपए की कीमत के आकलन में 2-3 बातों का खास ख्याल रखें। इसमें टैक्स भी शामिल किया जाएगा, यानी टैक्स मिला करके सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तब आपको ई-वे बिल देना जरूरी होगा। लेकिन अगर ऐसे सामान की ढुलाई कर रहे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसकी कीमत चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आपको ई-वे बिल देना जरूरी नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, ई कॉमर्स कंपनी के लिए खास तौर से ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अगर मान लिया जाए अलग अलग 10 ग्राहकों के सामान आप ले जा रहे हैं, उनकी कुल कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन किसी एक ग्राहक के सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तब आपको ई-वे बिल देना जरूरी नहीं है।
मान लिया जाए आप 1 लाख रुपए के सामान ले जा रहे हैं, उसमें 10 ग्राहकों के सामान शामिल है और किसी के सामान की कीमत 10,000 रुपए है, किसी के 15,000 रुपए है, लेकिन किसी एक ग्राहक के सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तब आपको ई वे बिल देना जरूरी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आप ई वे बिल जनरेट करना किसकी जिम्मेदारी है। अगर जॉब वर्क के लिए सामान की ढुलाई कर रहे हैं तो जो सप्लायर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो ई वे बिल जनरेट करे। अगर आप रेल के जरिए, हवाई जहाज के जरिए या जहाज के जरिए माल की ढुलाई कर रहे हैं तो सामान भेजने वाले और सामान पाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वो ई वे बिल जनरेट करे। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि अगर 100 किलोमीटर तक का सफर आप कर रहे हैं तो एक दिन के लिए सिर्फ आपको ई वे बिल वैध रहेगा। मान लिया जाए 500 किलोमीटर तक का सफर आप कर रहे हैं तो 5 दिन तक के लिए वो ई वे बिल वैध रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या हर अधिकारी जब चाहे आपका ई वे बिल चेक कर सकता है? ऐसा नहीं है। एक बार किसी टैक्स अधिकारी ने आपके ई वे बिल को वेरीफाई कर लिया तो सामान्य हालात में दोबारा किसी भी राज्य में कोई टैक्स अधिकारी आपके ई वे बिल को वेरीफाई नहीं कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका खास तौर से आपको ख्याल रखना है। आज से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष पर रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने मौजूदा जियो प्राइम मेंबर को अगले 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मुफ्त में देने का ऐलान किया है। जिन यूजर्स ने 31 मार्च 2018 या उससे पहले ही जियो की प्राइम सदस्यता ले रखी है, उन्हें इस सेवा के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऑफर सीमित वक्त के लिए लागू है। ऐसे में साल भर की अतिरिक्त प्राइम सेवा के लिए यूजर्स को अपनी मेंबरशिप को एक्टिव करना होगा। यूजर्स को अपनी मेंबरशिप एक्टिव करने के लिए माई जियो ऐप पर जाना होगा और 12 महीने की कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप में अपनी रुचि दिखानी होगी। जिन ग्राहकों ने अब तक जियो का प्राइम मेंबरशिप नहीं लिया, उन्हें जियो प्राइम की सदस्यता के लिए 99 रुपए का भुगतान भी करना होगा। पेपर लीक के बाद सीबीएसई परीक्षा कराने के तरीके में बदलाव करने जा रहा है। दिल्ली में सोमवार को होने वाली परीक्षा में परीक्षा केंद्र में ही पेपर प्रिंट होंगे ताकि लीक की संभावना ही ना रहे। तो लीक से जुड़ी जांच में नया मोड़ आया है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह के पास। रोहन, मुझे ये बताइए कि पेपर लीक मामले की जांच कहां तक पहुंची है? जी, अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे पेपर लीक मामले के जो तार हैं वो झारखंड से जुड़ते दिख रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने अब तक 60 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें से 1 प्रिंसिपल, 6 टीचर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई सारे कोचिंग सेंटर्स पर भी जो है जांच चल रही है और पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके तार वहीं से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा उस ईमेल आईडी की पहचान कर ली गई है जिससे सीबीएसई अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी गई थी, लीक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था। ये एक 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है जिसे व्हाट्सएप पे जो है हैंड रिटन पेपर मिला था और पुलिस को ने इसकी पहचान कर ली और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले अगले 2-3 दिनों के अंदर ये पूरा जो मामला है वो सुलझा लिया जाएगा। रोहन, साथ ही ये बताइए कि सोमवार को ये परीक्षा कैसे करवाई जाएगी? काफ़ी बदलाव होने जा रहा है। पहली बार इनक्रिप्टेड पेपर्स भेजे जाएंगे परीक्षा केंद्रों में। एक सर्कुलर दिया गया है दिल्ली के तमाम परीक्षा केंद्रों के लिए, जहां पे ये कहा गया है कि सुबह 7:30 बजे सारे टीचर आ जाएं। वहां एक इनक्रिप्टेड मेल भेजा जाएगा जहां से पेपर डाउनलोड किए जाएंगे। वहीं परीक्षा केंद्र में ही उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। जिस कमरे में ये प्रिंट किया जाएगा वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट पिछले हफ्ते किया गया था, लेकिन इसके लिए समस्या ये है कि जो स्कूल है, जो केंद्र है, उनका कहना है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस है ऐसा करने के लिए। उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और इंटरनेट की पूरी व्यवस्था है या नहीं, या पूरी जो है प्रिंटिंग की व्यवस्था की जाएगी नहीं, इस बात को लेकर चिंता ज़रूर जताई जा रही है। और साथ ही अब तक सीबीएसई ने ये साफ नहीं किया है कि क्या ये जो व्यवस्था है सिर्फ दिल्ली में होगी या दिल्ली के बाहर भी होगी। दिल्ली में लगभग 750 केंद्र है जहाँ पे 10वीं की परीक्षा होने वाली है कल, और 750 ऐसे हैं जहाँ पे 12वीं की होने वाली है। इन सारे में परीक्षा केंद्रों में ये व्यवस्था लागू की जाने वाली है कल से। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए आपका। तो शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा कि पेपर लीक होने की वजह से छात्रों को परेशानी हुई है, लिहाजा दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। अनिल स्वरूप से बातचीत की मेरी सहयोगी भावना सती ने। सीबीएसई एक इतना बड़ा बोर्ड है, ऐसे में उनके हाथ से ये पेपर निकले किस तरीके से, क्या इसका पता लग पाया है अभी तक? ये पेपर सीबीएसई के हाथ से नहीं निकले हैं। सीबीएसई की जो प्रक्रिया है उसके तहत अंततः ये पेपर जमा हो जाते हैं बैंक में सील कवर्ड में, और उसके बाद वहाँ से वो रिलीज होते हैं स्कूल को।
तो आरंभिक तौर पे ये कहना कि सीबीएसई ने लीक कर दिया उचित नहीं होगा। वैसे भी इस पूरे प्रकरण पे विस्तार से जांच हो रही है, पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसको एग्जामिन कर रही है और जैसे ही इसके निष्कर्ष आएंगे स्वयं पता लग जाएगा कि कहाँ पे लीक हुई, कैसे लीक हुई, इस पे विचार चल रहा है। लेकिन मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्रियात्मक की जो पूरी प्रक्रिया है, जिस तरीके से पेपर्स जाते हैं, क्या आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। अब इस पे चर्चा चल रही है। सीबीएसई की गलती का खामियाजा वो क्यों भुगते, और अगर री एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो ऐसे में री एग्जामिनेशन के लिए पढ़े या फिर अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़े, तो कितना जायज है उनके लिए फैसला? देखिए, जहां तक बच्चों का प्रश्न है, उनकी ये नाराजगी जायज है कि उनको पुनः एग्जाम देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप व्यवस्था की दृष्टिकोण से देखिए, अभी ये कैसे हम मान ले रहे हैं कि किसकी गलती है, जब तक पूरा परीक्षण ना हो जाए। जब परीक्षण हो जाएगा तो जिसकी गलती होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरे विचार से इस पे बल देने के बजाय अगर हम सिस्टमिक सुधार की बात करें, वो उचित होगा। जहां तक बच्चों का, मैंने पूर्व में भी कहा, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुनः एग्जाम देना पड़ेगा तो नाराज होंगे कि उनकी तो गलती नहीं है, निश्चित है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। जिसकी भी गलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, आखिरी सवाल ये होगा कि हालांकि आपने कहा कि ये तय नहीं हुआ है कि सीबीएसई अभी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं किसी तरीके से, लेकिन अगर जवाबदेही की बात करें तो क्योंकि सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड है, उनकी जिम्मेदारी है कि सिक्योरली एग्जामिनेशन कराएं, तो उनके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या फ्यूचर में, पहले तो एक्शन क्यों नहीं हुआ है और क्या आगे चलकर एक्शन की कोई तैयारी है? किस तरीके की जांच चल रही है अभी? देखिए, जिस व्यवस्था में इस देश में रहते हैं, कोई भी किसी के विरुद्ध कार्रवाई हो तो विधि विधान के तहत होगी। ये किसी का पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि एक्शन शुरू कर दे, और वो कार्रवाई तभी हो सकती है जब ये स्थापित हो जाए कि किसकी गलती है। हम पहले ही एक्शन शुरू कर दें किसी के अगेंस्ट, अंततः वो केस खराब बनता है। अगर हमारे पास प्रमाण होंगे और जांच के बाद ये पाया जाएगा किसी गलती है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप सहमत होंगी, ये कार्य जांच के उपरांत ही होना चाहिए, जांच से पहले नहीं होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।